तो दोस्तों, आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो इंग्लिश का सेशन है। इंग्लिश का सेशन हम शुरुआत से लेके एंड तक के जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे इंग्लिश में, उन सभी टॉपिक्स को धीरे धीरे हम करते जाएंगे। तो आप इसको समझने से पहले, इंग्लिश को समझने से पहले आपको समझ लें कि पहले इंग्लिश कहाँ से हम जनरेट होती है। कोई भी भाषा अगर बनती है, लैंग्वेज बनती है, तो उसके पीछे क्या कारण होते हैं। तो आप समझे कि क्या होता है कि अगर ज़रूरत है, सबसे बड़ी चीज़ क्या है? नीड है। ज़रूरत हर चीज़ की जननी है। तो जननी का मतलब आप समझ गए कि ज़रूरत पड़ी तब हमें क्या पड़ा, कि हमें लगा कि हमें अब बोलना चाहिए। बोलने की शुरुआत कैसे हो जाती है? बोलने के तरीके कहाँ से निकल के आते हैं? ज़रूरत के हिसाब से। जब इंसान को लगा कि भाई मुझे इससे कुछ चाहिए, मुझे दूसरे इंसान से बात करना है, कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेट करने के लिए इंसान ने क्या सोचा, मैं कैसे करूं? तो इंसान कैसे करता था? कम्युनिकेशन। तो इंसान जो कम्युनिकेशन करता था वो दो माध्यम से करता था। या तो कोई गेस्चर, या तो कोई साउंड। दो ही तरीके हुआ करते थे जिनसे वो किसी इंसान को कम्युनिकेट करना जा सकता था। या तो कोई गेस्चर होता था, कोई इशारा किया जा सकता था, या तो कि साउंड से बताया जा सकता था। जैसे पुराने समय में अगर हम जाएं तो हम देखते थे कि कई सारी दीवारों पे हमें क्या मिलता है, डिपिक्ट मिलती हैं कुछ तस्वीरें। जब हमें वो चीज़ें दिखती हैं तो हमें पता पड़ता है कि हाँ भाई वो कुछ कहना चाह रहे हैं। या फिर वो पत्तों पे लिख के भेज देते। अगर हम देख के चलें तो कैसे कैसे गेस्चर होते थे। या तो हम देखते थे वुड पे लिखा हुआ कुछ, या लीफ पे लिखा हुआ कुछ, या मैं कहूँ रॉक्स पे मिल जाता था, हमें चट्टानों पे कुछ चीज़ें मिल जाती थी, या हम कहें केव्स पे, केव्स में। तो हमें क्या मिल जाता था? यहाँ पे लिखी हुई चीज़ें मिल जाती थी, जिससे क्या करते थे हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करते थे कि हाँ भाई ये इस तरीके से कहना चाह रहा है। या फिर इंसान क्या करता था? सिंबल का इस्तेमाल करता था। जैसे मैंने हाथ में कुछ ऐसे सिंबल बना दिए, जैसे मैंने अब ऐसे किया तो इसका मतलब यू बन गया। तो ऐसे ऐसे सिंबल बन जाते थे जिनसे वो क्या कहना चाह रहे थे, अपनी बातों को रखते थे। अब दूसरा तरीका जो है साउंड। समय के चलते चलते इंसान ने क्या करा? साउंड का इस्तेमाल करने लग गए। अब साउंड का इस्तेमाल करते करते उन्होंने क्या करा जी, होता क्या है ना, कहीं पे भी अगर आप ध्यान दोगे तो कुछ ना कुछ लोग ना जनरली कहीं ना कहीं पे, अगर मैं बात करूं किसी ग्रुप में, तो ग्रुप में कोई ना कोई सीनियर ऐसे होते ही हैं जिनका दिमाग काफ़ी अच्छा चलता है। तो कुछ ऐसे ही महान लोग हुए और महान लोगों ने क्या करा? साउंड को डिकोड करना शुरू कर दिया। साउंड को क्या किया? डिकोड करना शुरू कर दिया। जब साउंड को डिकोड करना शुरू करा तो इन्होंने क्या लिया सहारा? सिंबल्स का। पहले जब स्टार्टिंग हुई तो इन्होंने किससे किया? सिंबल से। मैं ये सिर्फ इंग्लिश की नहीं बता रहा हूँ, मैं हर एक लैंग्वेज की शुरुआत बता रहा हूँ। हर एक लैंग्वेज की जो शुरुआत हुई है वो ऐसे ही हुई है। कोई सी भी लैंग्वेज अगर मैं बात करूँ, मैथिली बात करूँ, या फिर मैं जर्मन बात करूँ, या फ्रेंच बात करूँ, या फिर मैं अपने भारत की संस्कृत की बात करता हूँ, तो हर एक लैंग्वेज जो बनी है वो ऐसे ही बनी है। उसको डिकोड कर दिया गया। किसके लिए? ताकि हम अपनी आसानी के लिए, ताकि हम उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो ईजिली अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने क्या करा? सिंबल का यूज़ करा। यानी कि कुछ दिग्गजों ने डिकोड करना शुरू करा। डिकोड करते हुए क्या बने? वो सिंबल बन गए। अब वही सिंबल अगर मैं इंग्लिश में बात करता हूँ तो इंग्लिश में कितने हैं? 26 सिंबल्स हैं। इनको हम क्या कहेंगे? सिंबल्स। और इसी को क्या कहते हैं? लेटर्स। ठीक है, आप यहां तक समझ रहे होंगे लेटर्स कहां से कैसे बने थे और कहां तक आ गए। ठीक है, यानी सिंबल्स हमें कितने मिल गए? 26 सिंबल बन गए, लेटर्स मिल गए। यही जाके इसी को अगर मैं कहूं ग्रुप में, इसी को कहते हैं अल्फाबेट। इसी को कहते हैं अल्फाबेट। यहां तक चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। इंग्लिश आप मात्र मान के चलेंगे क्या है? एक लैंग्वेज है। क्या है? एक लैंग्वेज है जिसका काम क्या है? कम्युनिकेट करना। कोई भी लैंग्वेज बनाई गई है उसका मुख्य कारण यही है इसको बनाने के पीछे, ताकि हम एक दूसरे से डील कर पाएं। कैसे? सोशली और कॉमर्शियली। आप सिंपल सी बात है, अगर आप किसी से डील करना चाह रहे हो तो उसके लिए क्या आप इस्तेमाल करोगे? लैंग्वेज का इस्तेमाल करोगे। या तो आप उसे लिख के इस्तेमाल करोगे, या आपसे बोल के इस्तेमाल करोगे। तो हम जो जनरली इनका यूज जो करते हैं वो क्या करते हैं? सोशली।
और प्लस कॉमर्शियली। जो जनरल हमारा यूज हो जाता है वो ये हो जाता है। तो आप यहां तक चीजों को समझ चुके होंगे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आते हैं आगे। तो आगे हम समझते हैं होता क्या है कि भाई जब जरूरत पड़ी तो कुछ वर्ड समझ लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों मैंने आपको जो समझाया वो क्या समझाया, इंग्लिश लैंग्वेज है। अब मैं इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर आ जाता हूँ कि कोई इंग्लिश लैंग्वेज है, उस इंग्लिश लैंग्वेज को उसका जो साउंड है उसके साउंड को डिकोड किया गया और डिकोड करके हमें मिलते हैं उसके 26 सिंबल्स। अगर ये सिंबल्स की बात करूँ तो मैं हिंदी में कितने मिल जाते हैं, हमें 52 मिल जाते हैं। तो इन्हीं सिंबल्स के थ्रू हम देखते हैं, कुछ चीज़ें समझ लेते हैं वो जो हमारे लिए ज़रूरी है। आप लेटर्स समझ गए होंगे, 26 लेटर्स होते हैं। अगर मैं बात करूं तो इंडिविजुअली लेटर्स हमें मिल जाएंगे, एक 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 करके मिल जाएंगे 26, ठीक है। तो अगर मैं समझूं एक शब्द, एक वर्ड को समझूं तो वर्ड होता क्या है एक्चुअल में, आज ध्यान रखेंगे आप अपनी लाइफ में समझ लेंगे और एग्जैक्ट वही मीन लेके चलेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। वर्ड की परिभाषा आप समझ लेंगे, वर्ड का मतलब क्या होता है। जब हम लेटर्स को कंबाइन करते हैं, जब हम दो या दो से अधिक लेटर्स को कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमें एक वर्ड मिलता है और जो वर्ड मिलता है उसका कोई मीनिंग निकलना चाहिए। मीनिंग जैसे मैं बात करूं फैन, फैन का एक अपने आप में एक मीनिंग निकलता है, ठीक है। अगर मैं ऐसे ही बात करता हूं फ्रीज, तो इसका भी एक अपने आप में मीनिंग निकलता है, यानी कि वो फ्रीज है, यानी कि उसका मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। यानी उसका काम क्या है, ठंडा करने का, एक टेम्परेचर बनाए रखने का। तो अपने आप में उसका एक मीन निकलता है। तो वर्ड आप समझ लेंगे, अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर लेटर्स प्लस कंप्लीट मीनिंग। क्या समझे आप, यानी कि कोई भी दो या दो से अधिक लेटर जो मिलके क्या बनाते हैं, कंप्लीट मीनिंग के साथ में एक मीनिंग देते हैं हमें। तो हम उसको लेके चलेंगे वर्ड में, ठीक है। हम आगे समझ लेते हैं, वर्ड के बाद हम समझेंगे फ्रेज को। फ्रेज को आप समझ के चलिए, फ्रेज क्या होता है। फ्रेज एक्चुअल में होता है कोई ऐसा वाक्य कह देना जिस वाक्य में कोई कंप्लीट मीनिंग ना निकले। क्या समझे, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। तो दोस्तों मैंने क्या बताया आपको, फ्रेज का मतलब क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। यानी ये एक सेंटेंस की तरह तो होगा लेकिन इसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता होगा, इसको इसलिए सेंटेंस नहीं कहा जाता। मैंने कहा जरा सा ला दो, क्या ला दो, तो आपको समझ में आया, नहीं आया समझ में। तो ऐसे सेंटेंस जो हमें मिल जाते हैं वो फ्रेज में मिल जाते हैं। तो नेक्स्ट हम आते हैं समझने की तरफ, दैट इज सेंटेंस। अब सेंटेंस भी आप समझ गए होंगे, डेफिनेशन इनसे ही निकल जाएगी। पहले मैंने लेटर्स को बनाया, फिर मैंने वर्ड्स को बनाया, अब मैं वर्ड से मैं क्या बना रहा हूं, फ्रेज को बना रहा हूं, और फ्रेज से मैं अब सेंटेंस को बना रहा हूं। तो आप समझेंगे, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स प्लस कंप्लीट मीनिंग। क्या होगा, कंप्लीट मीनिंग होगा। अगर मैं किसी सेंटेंस की बात करता हूं, किसी वाक्य की बात करता हूं, तो वाक्य क्या होगा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि वो कुछ वर्ड्स का ग्रुप होगा लेकिन वो कंप्लीट मीनिंग दे रहा होगा। जैसे मैं कहता हूं मैं घर जा रहा हूं, तो क्या है, ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है कि वह घर जा रहा है, यानी उसका इंटेंशन और सारी चीज़ें हमें पता पड़ रही हैं वो क्या कहना चाह रहा है। आपको यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो चुकी होंगी। तो नेक्स्ट हम समझते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको ये चीज़ें समझा दी कि लेटर्स क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, फ्रेज क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं। क्योंकि अगर आपने ये बेसिक चीज़ें समझ ली ना तो आप आगे चीज़ों को काफ़ी आसानी से समझते चले जाओगे। तो मैं अब आपको समझा देता हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। कोई वर्ड्स होता है,
यानी कोई भी वर्ड्स हैं, हम या वर्ड्स की बात करते हैं या वर्ड की बात करते हैं, तो वर्ड को किस किस मायने में हम देख सकते हैं, यही होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी वर्ड्स के देखने का तरीका। ठीक है, नाउन के रेस्पेक्ट में, प्रोनाउन के रेस्पेक्ट में, एडजेक्टिव के रेस्पेक्ट में, ठीक है, आगे हम एडवर्ब के रेस्पेक्ट में, किस रेस्पेक्ट में हम इस वर्ड को देख रहे हैं, वही हमारा क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग एनी वर्ड। ठीक है, यानी किसी भी वर्ड को जो समझने का जो तरीका आपका होगा वो एक्शन में क्या कहलाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। तो वर्ड में आप समझ गए पार्ट ऑफ स्पीच। अब मैं आपको बता देता हूँ कितनी है, आपको पता होंगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास में 8 हैं। 8 तरीके से हम वर्ड्स को क्या करते हैं, कैरी करके चलते हैं आगे। तो वर्ड में हम समझ लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला हम लेके चलते हैं वो है नाउन। नाउन, तो नाउन दोस्तों आप समझते होंगे, नाउन को जो मैं सिंपल भाषा में अभी जो बता के चल रहा हूं, आप जो लेके चलेंगे उसे वो कहते हैं हम नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड्स। सेकंड इज नाउन का छोटा भाई प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम समझेंगे तो प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन होता है नाउन के बदले जो नेमिंग वर्ड होंगे। नाउन के बदले जो नेमिंग वर्ड होंगे, जैसे अगर मैं बात करूं किसी व्यक्ति का नाम है, उस व्यक्ति के नाम की जगह पर मैं इस्तेमाल करता हूं ही, शी, इट, एनी नेम, तो वही क्या होंगे, नाउन के बदले नेमिंग वर्ड जो होंगे तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, वो हमारे प्रोनाउन कहलाएंगे। ठीक है, आपको प्रोनाउन भी समझ में आ चुका होगा। थर्ड हम लेके चलते हैं, दैट इज एडजेक्टिव। आप एडजेक्टिव का मतलब समझेंगे विच क्वालिफाई, जो क्वालिफाई करता है नाउन को प्लस प्रोनाउन को। कहने मतलब नाउन को कर रहा है क्वालिफाई और प्रोनाउन को कर रहा है, जो दोनों को क्वालिफाई करे, नाउन को प्रोनाउन को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये नाउन प्रोनाउन को ही क्वालिफाई करता है। ठीक है, बाकी हम आगे देखेंगे। तो आप क्या ध्यान रखेंगे, मोटे तौर पे चीज़ों को समझते चलेंगे। एडजेक्टिव क्या होता है आप ध्यान देंगे कि इसमें जो ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है कि कभी भी ए और जे के बीच में कभी भी डी आता है, हम इसको कभी भी प्रोनाउंशिएट नहीं करते। क्या नहीं करते, प्रोनाउंशिएट नहीं करते। तो इसे हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे। तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी वो क्या होगी, एडजेक्टिव। ठीक है, फोर्थ नंबर पे हम आते हैं वर्ब। वर्ब की बात करूं तो आप ध्यान रखेंगे कोई भी चीज जिसमें एक्शन दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है, एक्शन। जैसे हिलना, खेलना, ठीक है, नाचना, गाना, जितने भी एक्शन हमें दिख रहे हैं वो सारे किसमें, वर्ब में। नेक्स्ट इज एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब आप समझे विच क्वालिफाई वर्ब, यानी वर्ब को जो क्वालिफाई करेगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम एडवर्ब कहेंगे। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट हम जो देखते हैं वो हमें मिल जाता है प्रीपोजिशन। तो 6 नंबर पे हमें जो ध्यान रखना है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा वो हमारा होगा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन हमारे क्या होते हैं, जितने भी रिलेटिंग वर्ड्स होते हैं हमारे, वो हमारे क्या कहलाएंगे, वो हमारे प्रीपोजिशन कहलाएंगे। नेक्स्ट हम 7 नंबर पे देखते हैं, वो हमारे पास मिल जाता है हमें कंजक्शन। ये हमारे कौन से होते हैं, ये कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, दो सेंटेंस या दो फ्रेज को क्या करते हैं, ये जोड़ते हैं। तो इन्हें बोलते हैं कनेक्टिंग वर्ड्स। आपको मैंने हर एक चीज की डेफिनेशन समझा दी है ताकि आप इजीली क्या करें, इंग्लिश को डील करते चलें। क्योंकि एग्जाम में
जो हम अप्रोच लेके चल रहे हैं वो एग्जाम लेवल की है, यानी हम हायर लेवल की, छोटे से लेवल से लेके हम एक हायर लेवल तक की अप्रोच को लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इंग्लिश को लेके, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आगे बड़े बड़े सेंटेंस को डील करने में। तो नेक्स्ट हम जो देखते हैं 8 जो हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, दैट इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब आप समझें, सडन फीलिंग्स होती हैं। क्या होती है सडन फीलिंग्स या एक्सप्रेशन कहूँ मैं, ये वही होती हैं। जैसे सपोज मान लो कि अगर आप कहीं पे खड़े हो, अचानक से आके कोई गाड़ी वाला क्या करता है, मार के चला जाता है, ठीक है, आपके पैर पे चढ़ के चला जाता है, या फिर आपको क्या होता है, आप खड़े हुए हो कहीं पे, सडनली कोई ईंट आके आपके पैर में लग जाती है, ठीक है, तो ऐसे समय में आपको क्या फील होगा, आपके मुंह से जो साउंड निकलेगा, जो एक्सप्रेशन निकलेगी, दैट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। तो आप ध्यान रखेंगे सडन फीलिंग्स होती हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आप दोबारा से अगर इस स्क्रीनशॉट को देखेंगे तो आपको क्या चीज़ें, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हाँ भाई सर ने ये समझाया था मुझे। तो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों हम देखते हैं जो पेपर है, हमें जो मिलने को देखने को मिल जाता है पेपर। तो दोस्तों अब हम देखते हैं पेपर को, जो हमें प्री में देखने को मिल जाता है पेपर। अगर मैं बात करूं एसएससी सीजीएल की बात करता हूं, या मैं सीपीओ की बात करता हूं, या एमटीएस की बात करता हूं, या वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिनमें इंग्लिश आती है, उनमें जो वेटेज रहते हैं वो इसी बेस पे रहते हैं। तो मैंने क्या करा है, मैंने कैटेगराइज कर दिया है कि नॉन ग्रामर और ग्रामर का जो पोर्शन है वो किस बेस पे इन्होंने वेटेज में रखा है। तो अगर हम देख के चलेंगे तो हम देख के चलेंगे ग्रामर में। तो ग्रामर में हो क्या रहा है, ग्रामर में एरर है, एरर के 3 क्वेश्चन ले लिए जाते हैं जो कि 6 मार्क्स के होंगे। एम का मतलब मार्क्स है, क्यू का मतलब है क्वेश्चन। तो अगर हम देखें दूसरा सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इसमें जो हमें क्वेश्चन मिल जाते हैं 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 6 मार्क्स के मिलेंगे। और थर्ड नंबर हम देखें तो वॉइस हमें मिल जाता है, वॉइस के हमें 1 क्वेश्चन जो देखने को मिल जाता है। अक्सर आपने अगर कोई टेस्ट सीरीज अगर ले रखी है तो टेस्ट सीरीज में आपने देखा होगा, या फिर आप जनरली अगर आप एग्जाम देने गए हो तो एग्जाम में देखा होगा, तो हमें इन्हीं के क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, और ये इसी बेस पे होते हैं। ये मैंने आपको बताया है जनरली जो क्या है कि हमें जनरली जो एग्जाम्स में मिल रहा है हमें, वो मैं बता रहा हूँ। इट कैन बी वेरी, ठीक है, क्या हो सकता है कि जो एग्जामिनर है वो क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, सिनोनिम एंटोनिम्स का क्या कर सकता है, वो 4 क्वेश्चन भी दे सकता है। हो सकता है यहाँ पे वो एरर के अंदर में 4 क्वेश्चन कर दे। तो ये जनरल मैं बता रहा हूँ, आमतौर पर हमें ये देखने को मिल जाता है किसी भी पेपर के अंदर में, ठीक है। तो नरेशन की बात करें तो नरेशन का हमें 1 क्वेश्चन मिल जाता है 2 मार्क्स का। यानी अगर मैं बात करूं तो ग्रामर का वेटेज हमें ज़्यादा नहीं दिख रहा है। अगर मैं वहीं बात करूं नन ग्रामर की, तो नन ग्रामर में हमें वेटेज ज़्यादा मिल जाता है। मैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की बात करता हूं तो हमें 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं जो कि 6 मार्क्स के हैं। अगर मैं सेकंड नंबर बात करूँ इडियम्स एंड फ्रेजेस, जो हमें 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं, ये भी 6 मार्क्स के होते हैं। थर्ड नंबर में बात करूं तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करता हूं, तो जिसमें मुझे 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं जो 6 मार्क्स के होते हैं। जनरली ये हमें देखने को मिल ही जाते हैं। अब फोर्थ नंबर पर बात करूं तो अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज अगर मैं बात करूं तो अगर आपकी कॉम्प्रहेंशन है और रीडिंग पावर अच्छी है तो आप ध्यान रखें कि आप ये 5 क्वेश्चन कहीं नहीं लेके जा रहे, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन है वो मिल जाते हैं हमें 10 मार्क्स के। नेक्स्ट अगर मैं देख के चलूँ तो क्या है, फिल इन द ब्लैंक, 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं हमें जो 6 मार्क्स के मिल जाते हैं। तो आपको क्या रखना है, इन्हें ध्यान में रखना है कि हाँ भाई मुझे जो ज़्यादातर जो फोकस करना है वो दोनों पे ही करना है, बट मुझे क्या करना है, नन ग्रामर जो पोर्शन है इसे मुझे डिटेल में रखना है, यानी इसको मुझे प्रायोरिटी देते हुए। नहीं, ऐसा नहीं है कि हम ग्रामर को प्रायोरिटी नहीं देंगे, लेकिन बट इसमें क्या रखना है, इस पे हमें टाइम कंज्यूम जो कर रहे हैं हम लोग वो इस पे ज़्यादा करेंगे। यानी कि हम जो ग्रामर में टाइम लगा देते हैं कि हम भाई पूरे साल भर हम ग्रामर को ही रटते रहते हैं या ग्रामर को ही करते रहते हैं, तो वो नहीं करना है। आपको क्या करना है, नन ग्रामर पोर्शन है इस पर क्या करना है, आपको कमांड ज़्यादा बनानी है, क्योंकि यही आपको क्या करेगा, एग्जाम क्वालिफाई करवाने में आपकी हेल्प करवाएगा तो ये भी, बट इस पर आपको ज़्यादा समय देना है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों आज मैंने आपको क्या करा है, आज मैंने आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी है किसकी, इंग्लिश की। तो इंग्लिश में मैंने आपको शुरुआत से बता दिया कि एक लेटर से लेके एक सेंटेंस तक की पूरी कहानी समझाई मैंने आपको, और ये कैसे कैसे ये डेवलप हुए। तो अब हम जो पढ़ेंगे आगे, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेके चलते जाएंगे, ग्रामर का पार्ट्स उठाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, धीरे धीरे हम नॉन ग्रामर का पार्ट्स भी उठाते चलेंगे, ताकि हमारी जो शुरुआत से लेके एंड तक की सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो हमें जो नेक्स्ट सीरीज जो मिलेंगी उसमें हम शुरू करेंगे इन चीज़ों को। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।